नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं, इस पर मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। क्योंकि डिटेल से जब आपको जानकारी रहेगी तो आप उस जानकारी से संबंधित कहीं से भी तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आसानी के साथ दे सकते हैं। ज़्यादातर साथियों में एक एक लाइन दो दो लाइन वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपको अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति रहेगी तो उसमें से क्वेश्चन न्यूनतम बनेगा। 10 लाइन आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन 2 लाइन का बनेगा, तो कहीं से 2 लाइन घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जानकारी है तो आप उसका उत्तर आसानी के साथ दे सकेंगे। तो साथियों, आज हम आपको शिक्षण की अवस्थाओं, कितनी अवस्थाएं शिक्षण की हैं, इस पर जो है कि हम फोकस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि जो भी साथी पहली बार इस चैनल से जुड़ करके नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीएड बीटीसी की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे आपके टॉपिक पे चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो साथियों, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। किसने किया है? जैक्सन महोदय ने। जैक्सन महोदय ने शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 अवस्थाओं में जो है 3 अवस्थाओं में तो साथियों, इसका पहला पार्ट है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। दूसरा है शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था और तीसरा है शिक्षण की पश्च क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। तो साथियों, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था शिक्षण कार्य करने से पहले एक शिक्षक के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं पढ़ाने के संदर्भ में की जाती हैं उसी को हम शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था के नाम से जानते हैं। एक शिक्षक अपना शिक्षण कार्य कक्षा कक्ष में करने से पहले जो भी व्यवस्थाएं, जो भी योजनाएं, जो भी नीतियां, शिक्षण सूत्र, कौशल, विधियां, प्रविधियां, व्यवहार, तौर तरीका अपनी पहले से निश्चित कर लेता है, वही जो है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है। तो एक शिक्षक करता क्या है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में? साथियों, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था को नियोजन अवस्था के नाम से जाना जाता है। नियोजन। नियोजन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसका आशय होता है योजना बनाना। योजना बनाना। एक बार NIOS हमारे कॉलेज में आया था। 200 प्रशिक्षुओं का बैच था। तो हमारे गुरुजी डॉक्टर ब्रजकिशोर मिश्रा जी थे। पहली बार उनका क्लास लगा साथियों, और जब वो पढ़ा करके आए, पहला क्लास, पहले दिन का पहला क्लास डॉक्टर ब्रजकिशोर मिश्रा जी का, इसके बाद मेरा लगना था। तो जब पढ़ा करके आए तो एकदम भोजपुरी में कहे
कि देखिए रे भैया NIOS करे तो आयल हो कुल, लेकिन ओमे नेक्स्ट PhD पास करके कुल NIOS का ट्रेनिंग देवे आयल हम। साथियों मुझे हंसी आ गई। मैं कहा गुरुजी, चाहे वो नेट हो, चाहे PhD हो, चाहे कोई भी डिग्री लेकर के आए हो, हैं तो हमारे सामने प्रशिक्षु। हमें तो चर्चा उनको ज्ञान देने की करना है, उनके कोर्स से संबंधित बातें करनी है। हमें उनके नेट और PhD से क्या लेना देना है। जब उसकी चर्चा आएगी नेट और PhD की, तो हम लोग पर्सनल चर्चा कर लेंगे। तो मेरे पीठ को थपथपाए कि हाँ रे भैया, तो के पढ़ौलऊ है या तो के मान गए कि अभी तोरे पास पावर है। और ऐसे शिष्यों पर जो है हमें नाज है। ये शब्द जो है मुझे बड़ा प्यारा लगा अपने गुरुजी का। और अब भी आज भी जो है मैं अपने गुरुओं को आदर्श समझता हूँ। और मैं जाकर के पढ़ाया, और उस कॉलेज में जहाँ पे मैं पढ़ाया NIOS 200 प्रशिक्षुओं के बीच में मेरे गुरुजी भी पढ़ाए, मैं भी पढ़ाया। लेकिन अब क्या रुतबा रहा, क्या पोजीशन आया, अंत समय में वहाँ के बच्चे विदाई समारोह में आंसू टपका दिए कि कोई सर हम लोग को मिले थे पढ़ाने वाले। तो साथियों ये होता है अपनी पकड़ बनाने का और आपके साथ बिहेव रखने का। आप जब तक ध्यान लगा करके पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एक शिक्षक के आत्मा की बात, एक शिक्षक के अंदर की बात जब तक छात्र के अंदर समावेश न कर पाए और उसको समझ में ना आए, तो शिक्षक का पढ़ाना भी बेकार है, छात्र का पढ़ना भी बेकार है। जब वो समझ में नहीं आया तो उसको पूछना चाहिए। और शिक्षक को भी चाहिए कि जो पढ़ा रहा है वो बालक को समझ में आ जाए, तब तो शिक्षक है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे आशा और विश्वास है कि आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं। जितने भी प्रशिक्षु मुझसे पढ़ रहे हैं BEd BTC और CTET की तैयारी में, आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा अगर ये मेरा 10-15-20 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो शिक्षण की पहली क्रिया अवस्था में कोई अध्यापक पढ़ाने से पहले जो भी अपनी तैयारी करता है कि हमें आज की तैयारी कल ही बना लेना, पिछले माने हमें जो कल पढ़ाना है, आने वाला कल पढ़ाना है, उसकी तैयारी हमें आज ही कर लेना है। तो यदि हम कल की पढ़ाने का प्रोग्राम आज ही जो है कि हम तैयार कर लेते हैं, तो यही तैयारी हमारी क्या होगी, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। इसमें हम प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और इस क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इसमें जो है कि कहाँ पर बच्चों को कठिनाई आ सकती है, कहाँ पर जटिलता दिख रही है, उस जटिलता को हम कैसे जो है कम करेंगे कि बालक को वह जटिलता आसान हो जाए, वह ज्ञान जो कठिन दिख रहा है वह उनको समझने के लिए आसान हो जाए। अगर वह समझ में उसको शिक्षक को भी कठिनाई आ रही है तो क्या करेगा, विषय विशेषज्ञों से इसमें सलाह भी ले सकता है, अपने साथियों से भी सलाह ले सकता है। क्योंकि वहाँ पे कक्षा में जब एंट्री कर लेगा तो वहाँ पे कोई उसको सिखाने बताने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अपने शिक्षण की तैयारी जो है पहले से करके जो है कि उसको अपनी कक्षा में जो है पहुँच करके बच्चों को जो है ज्ञान प्रदान करना है। तो ये साथियों शिक्षण की पहली क्रिया अवस्था, पूर्व क्रिया अवस्था जो है पढ़ाने से पहले की होती है। इसमें शिक्षक जो है कि प्लानिंग करता है, योजना बनाता है कि हम अपना शिक्षण कार्य कौन सा शिक्षण सूत्र लेकर के, कौन सी शिक्षण विधि से, कौन सी शिक्षण प्रविधि, युक्ति, विधियाँ, प्रविधियाँ, कौशल, उपागम, ये तमाम जो शिक्षण के
जो हाथ पैर अंग हैं, ये कौन सा अंग जो है कि हमारे कल के क्लास में जो है कारीगर साबित होगा, इसको लेकर के वो योजना बनाता है। इसी को हम कहते हैं शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। नेक्स्ट है साथियों शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था। अंतः प्रक्रिया अवस्था। अंतः प्रक्रिया अवस्था साथियों ये क्या होगा? ये अंतः प्रक्रिया अवस्था साथियों, शिक्षक को योजना बना लिया, तो योजना बनाने के बाद अब क्या उसको करना है? अब तो पढ़ाना है, योजना बना लिया तो ये अंतः प्रक्रिया अवस्था कक्षा कक्ष में प्रवेश करने से लेकर के जब तक वह पढ़ाएगा, जब तक वह पढ़ाता है, तब तक की जितनी भी क्रियाएं हैं वह अंतः प्रक्रिया अवस्था में आएगी। अर्थात शिक्षक को अपनी कक्षा में प्रवेश करने से लेकर के 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, जितने समय तक वह कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहा होता है, तब तक की सारी जो है कि उसकी क्रियाएं, गतिविधियां जो होंगी शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था के अंतर्गत आती हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है भली भांति समझ में आ रहा होगा। तो वो करता क्या है? 35-40 मिनट मौन रहता है, बोलता है कि टाइम पास करता है, क्या करता है? एक शिक्षक जो है 35 से 40 मिनट, 45 मिनट तक अपनी कक्षा में क्या करता है साथियों? कक्षा में पहुंचते ही वह जो है एक सेंसरी निगाह से वह देखता है कि मेरे क्लास में बैठने वाले जो स्टूडेंट हैं, कहाँ पर कैसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, किधर तेज प्रतिभाशाली हैं, किधर सामान्य बुद्धि वाले हैं, किधर विशिष्ट बुद्धि वाले हैं, किधर कमजोर बुद्धि वाले हैं। ये केयर करता है, अनुशासन के तरफ ध्यान देता है और उसका क्लास शुरू होता है प्रस्तावना कौशल के आधार पे। वह पूर्व ज्ञान को टटोलता है कि बालक को जानकारी क्या है और उसी पूर्व ज्ञान के सहारे नए ज्ञान के तरफ जो है वो लेकर के उनको आगे बढ़ता है। तो इसमें जो है नए ज्ञान को बताने से पहले वह पूर्व ज्ञान को जानने के लिए प्रस्तावना कौशल शुरू करता है। इसमें बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर की जानकारी करके जो है वह अपने मूल टॉपिक पे पहुंचता है, जो प्रकरण बनता है। तो यहाँ पे एक शिक्षण सूत्र आता है, सरल से जटिल की ओर। उसके प्रश्न जो होते हैं प्रस्तावना कौशल के, वह सरल होते हैं, फिर धीरे धीरे जटिलतम की ओर जाते हैं, जिससे कि बच्चों को जो है कि कठिन ज्ञान भी आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो साथियों यहाँ पे बालकों से प्रश्न पूछता है, बालकों से उत्तर प्राप्त करता है, बालकों से जो है कि उनके प्रश्नों के आधार पर फीडबैक देता है। ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं इस शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था में करता है। तीसरा है साथियों शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। उत्तर क्रिया अवस्था में क्या होता है? उत्तर क्रिया अवस्था में साथियों शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन कार्य किया जाता है। कौन सा कार्य किया जाता है? मूल्यांकन कार्य। शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था में शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन कार्य किया जाता है। मूल्यांकन कार्य सदैव उद्देश्य पर निर्भर रहता है। मूल्यांकन कार्य में एक शिक्षक छात्रों के माध्यम से, छात्रों से इस बात का पता लगाता है कि मैंने जो बालक को पढ़ाया है वह बालक को कितना ज्ञात हुआ और कितना ज्ञात होना चाहिए, इस बात का पता लगाता है कि बालक ने कितना पढ़ लिया
और बालक के द्वारा कितना पढ़ा जाना चाहिए, इस बात का पता जो है मूल्यांकन कार्य के माध्यम से एक शिक्षक करता है। साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।